क्लास 9th की साइंस पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आप लोगों ने 8th क्लास में साइंस जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसकी एक ही बुक होती थी, उसी को आप पूरे साल स्टडी करते थे। लेकिन अब आप आ चुके हो 9th क्लास में। 9th क्लास में आते ही जो आपका साइंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। अब 3 पार्ट में जब डिवाइड होता है तो उसमें मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपका फिज़िक्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। सेकंड पार्ट होता है आपका केमिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। थर्ड पार्ट होता है हमारा बायोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान। कई लोग फिज़िक्स और केमिस्ट्री को या बायोलॉजी को प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो पहली बात फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। भौतिक विज्ञान क्या होता है? जिसमें हम वस्तुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, जैसे उसको बनावट, रंग, रूप, उसे हम छू सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, जो हम फील कर सकते हैं। रसायन विज्ञान में हम उसके रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं कि वो चीज़ बनी कैसे है। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई लकड़ी है, तो लकड़ी जो है वो भौतिक विज्ञान है, लेकिन लकड़ी बनी कैसे, किस किस चीज़ों के मिलने से लकड़ी बनी, वो होता है रसायन विज्ञान, ठीक है। एक होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आप जंतुओं के बारे में, पौधों के बारे में, जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मैं जो आपको पढ़ाऊँगी वो पढ़ाऊँगी आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज हम अपने फिज़िक्स का, भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जो है वो रीड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है आपका गति, जिसे हम बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन, ठीक है। तो गति क्या होती है ये हम पढ़ेंगे, फिर उसके प्रकार कितने होते हैं, कौन सी गति होती है, कैसे होती है, ये सब पढ़ेंगे। तो मैं आपको समझा रही हूँ, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम पूरे अपने दैनिक दिनचर्या में हम क्या क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम अपने चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। भौतिक जो विज्ञान है उसमें हम वस्तुओं के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सुबह से लेकर रात तक हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जिनमें से कुछ वस्तुएं, जैसे घर के सामने आपके कोई पेड़ होगा, बिजली का खंभा होगा, ठीक है। ये सारी की सारी कैसी होती हैं? अपनी जगह पे खड़ी हुई होती हैं। अब ये थोड़ी है कि पेड़ आपके यहाँ घर के सामने खड़ा है तो आप दोपहर को किसी और के घर के सामने खड़ा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बिजली का खंभा जहाँ पे गाड़ रखा है वो वहीं गड़ा रहेगा ना, दूसरी जगह तो नहीं गड़ जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपके घर के सामने से, रोड पे से वो बाइक निकल गई, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गई, साइकिल हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे, तो जरूरी थोड़ी है पक्षी उस पेड़ पे ही बैठे रहेंगे, उसी शाखा पे ही बैठे रहेंगे, वो चेंज हो जाएंगे। तो हम जो वस्तु देखते हैं वो 2 प्रकार की देखते हैं। एक वो जो अपने स्थान से नहीं हटती हैं, एक वो जो अपने स्थान पे गतिमान होती हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो सूरज, वो भी चक्कर लगाता रहता है, तारे, ग्रह, ठीक है, ये सारे के सारे गति अवस्था में रहते हैं। अब इससे हमें ये पता चला कि हमारी जो वस्तुएं होती हैं, भौतिक वस्तुएं होती हैं, वो 2 प्रकार की अवस्था में रह सकती हैं, एक विरामावस्था और एक गति अवस्था, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे विरामावस्था या गति अवस्था। देखिए, जब किसी वस्तु की स्थिति एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, वो विरामावस्था में कहलाती है। जैसे कोई वस्तु है, उसकी स्थिति अभी इस टाइम क्या है और कुछ समय के बाद उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया, वो चीज़। जैसे अभी 10 बजे हैं, आप घर के बाहर निकले, आपने देखा एक पेड़ खड़ा है, पेड़ लगा हुआ है। आप घर के अंदर आए, आप 12 बजे बाहर निकले, समय बदला, 10 से 12 हुआ, ठीक है। लेकिन देखा आपने पेड़ तो वहीं खड़ा था, यानी उसकी स्थिति नहीं बदली। तो ये होती है विराम अवस्था। ये क्या होती है? विरामावस्था, ठीक है। जैसे कक्षा में दीवार पर ब्लैक बोर्ड लगा है तो वो लगा रहेगा, फर्श पर मेज रखी है वो रखी रहेगी। और जब किसी वस्तु की स्थिति में निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन होता है, जैसे आप अभी अपने घर के छत पे खड़े हो जाओ, बाइक निकल के चली गई,
चली गई ना, उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, वो होती है गति की अवस्था। जैसे गतिमान हवाई जहाज, ठीक है, हवाई जहाज हो गया, उड़ता पक्षी हो गया, चलती हुई मोटर गाड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं गतिमान अवस्था में। तो यानी दो प्रकार की अवस्था हुई, एक विराम अवस्था और एक गति अवस्था। विराम अवस्था वो होती है जब किसी वस्तु की स्थिति में एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, यानी जहाँ वो अभी इस टाइम है उसके सापेक्ष समय के परिवर्तन होने पर उसकी स्थिति में अगर परिवर्तन नहीं होता है तो वो विराम अवस्था में कहलाती है, और अगर समय में परिवर्तन होने के साथ उसकी स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है तो वो गति अवस्था में कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है गति के प्रकार। ठीक है, गति के प्रकार कितने टाइप के होते हैं? होते तो बहुत प्रकार के हैं, गति के जो प्रकार हैं वो बहुत होते हैं। जैसे पहला होता है, पहला जो आपका होता है वो होता है सरल रेखीय गति। कौन सा होता है? सरल रेखीय गति। ठीक है, समझ में आया? दूसरा जो आपकी होती है गति वो होती है वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। ठीक, तीसरी आपकी जो गति होती है वो होती है घूर्णन गति। ठीक, अभी हम ये तीन प्रकार को देखेंगे, एक एक करके आगे आगे प्रकार आते हैं तो उसको ही पढ़ेंगे। तो अभी इस चैप्टर में जो मेन आप गति पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे सरल रेखीय गति। एक्सप्लेन में यानी विस्तार में अगर आप कोई गति पढ़ोगे तो वो सरल रेखीय गति पढ़ोगे। वृत्तीय गति और घूर्णन गति जो होती है वो आप जानोगे कि होती क्या है, लेकिन विस्तार में इस चैप्टर में भी आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं सरल रेखीय गति क्या होती है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर, जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करती है, यानी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे आप मान लो आपकी सड़क है वो सीधी है, उस पर कोई बाइक चलेगी या साइकिल चलेगी तो सीधी जाएगी। तो अगर कोई वस्तु उस सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति। जैसे आप छत से कोई बॉल नीचे फेंकोगे, ऐसे छोड़ दोगे ऊपर से नीचे, तो वो बिल्कुल सीधी लाइन में जाएगी। या सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन की गति, ये होती है आपकी सरल रेखीय गति। अब हम पढ़ते हैं कि जो राशियाँ आपकी दो होती हैं, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो होती हैं अदिश राशियाँ। यानी जिसमें आपको दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप क्वांटिटी से काम चला लोगे, परिमाण से काम चला लोगे, वो होती है अदिश राशियाँ। जैसे अगर आपसे मैं कह दूँ 50 किलो चावल, ठीक है, मैंने क्या बोला? 50 किलो चावल। मैंने आपको इसमें चावल की मात्रा बता दी कितनी है, 50 किलो चावल लाने हैं। दिशा बताई मैंने आपको? नहीं बताई ना। तो ये हो गया आपका अदिश राशि। ठीक, अब मैं आपसे कह दूं कि आप मेरे घर से या आपके घर से आपका स्कूल 40 मिनट की दूरी पर है, क्या मैंने दिशा का नाम लिया कि कौन सी दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण? नहीं लिया। मैंने कहा आपके घर से आपका स्कूल 40 मिनट की दूरी पर है, यह अदिश राशि हुई। अब मैं बोल दूँ आपके घर से आपका स्कूल 14 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये भी अदिश राशि हुई। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूँ कि जहाँ आप खड़े हो या जहाँ आपका घर है वहाँ से पश्चिम में 14 किलोमीटर आपका स्कूल है, यहाँ मैंने आपको दिशा बता दी, वो होती है सदिश राशियाँ जिसमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। अब मान लीजिए कोई राहगीर आपके घर पे आया, उसने कहा इसका घर कहाँ है, आप कहना यहाँ से 14 किलोमीटर चले जाओ, उसके घर पे पहुँच जाओगे।
14 किलोमीटर कहाँ चलना है, क्या ये बताया? नहीं। आप उसको ये कहोगे ना 14 किलोमीटर यहाँ से इधर मुड़ना, तो वो होती हैं सदिश राशियाँ। ठीक है, तो अदिश राशियाँ वो होती हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वो होती हैं अदिश राशियाँ जैसे दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, दाब आदि। सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो हमारी सदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि। अब हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। ये जो आप समझ रहे हो, ये एक टॉपिक हेडिंग डालना, उसके बारे में लिखना जो जो इस पीडीएफ में है। मैं पीडीएफ भी आपको दूंगी, ठीक है? तो आप जो है पीडीएफ को भी अपने नोट्स में उतारिएगा, ठीक है? अभी तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि इस चैप्टर में है क्या। अब दूरी और विस्थापन दो चीज़ें हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दूरी और विस्थापन क्या होता है। एक मिनट। जी, दूरी और विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। जैसे अब आप ये मान लो कि अब आप अपने घर से आप बाज़ार की पहली दुकान तक गए, ठीक है? या फिर आप समझ लो आप अपने घर से अपने स्कूल गए, कहीं भी आप मान लीजिए, या आप समझ लीजिए आप अपने घर से अपनी नानी के घर गए, ये इजी रहेगा आपके लिए। अब जब आप अपने घर से चलना शुरू करोगे, कहाँ जा रहे हो? अपने नानी के घर पे, ठीक है? तो आप जब अपने घर से निकले, फिर आपने बहुत सारी गलियों में मोड़ आया होगा, जिन आप गलियों में टर्न करते 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 कभी दाएं मुड़े, कभी बाएं मुड़े, कभी सीधे चले, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर सीधे, फिर ये, तब जाके आप नानी घर पहुंचोगे, ठीक है? अब आपसे कहा जाए आपके घर से आपके नानी के घर की दूरी कितनी है, आप जितनी भी रोडों पे आप चले हो, चाहे दाएं मुड़े हो चाहे बाएं मुड़े हो, सबकी आप काउंट करोगे लंबाई, जितनी भी सड़कें हैं, ठीक है? जितनी भी सड़कें हैं वो आप काउंट करोगे। जैसे आप मान लीजिए आप अपने घर से नानी घर गए, बहुत सारी सड़कें थी, सड़कों की लंबाइयाँ बहुत सारी थी, आपने सब सड़कों की लंबाइयाँ जोड़ जाड़ के आपने कह दिया कि आप अपने घर से अपनी नानी के घर पहुँचे 50 किलोमीटर है। कितना है? 50 किलोमीटर, ठीक। अब विस्थापन क्या होता है? दूरी और विस्थापन बहुत हल्का सा ही जो है डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कई लोग दूरी और विस्थापन में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। अब यहाँ भी यही है, आप अपने घर से अपनी नानी के यहाँ गए, फिर आपसे कहा जाएगा विस्थापन बताओ, फिर से आप क्या कहोगे? हाँ ठीक है, दूरी बतानी है, हम सारी सड़कें जोड़ ले रहे हैं, दूरी निकल के आ जाएगी। तो वो दूरी होती है। विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन में ये होता है, जैसे मान लीजिए एक मिनट, अभी आप इस पॉइंट पे हो, अपने घर पे हो, कहाँ पे हो? अभी आप अपने घर पे यहाँ पे खड़े हैं, आपकी नानी का घर यहाँ, आपकी नानी का घर मान लीजिए यहाँ है, ठीक है? और आप यहाँ खड़े हो, ठीक। आप मान लीजिए यहाँ से पहले ऐसे गए, फिर इधर गए, फिर इस गली में गए, फिर इस गली में गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर यहाँ पहुँच गए अपनी नानी के घर पे, ठीक। आप इन सब जो लाइनें आप मुड़े हो सड़कों पे, इन सब की जोड़ोगे, पहले ये जोड़ोगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये सब जोड़ जाड़ के आप बताओगे कि आप कितनी दूरी चले। तो ये होती है दूरी। क्या होती है? दूरी। अब मैं आपको बताऊंगी कि विस्थापन किसे कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए अभी आप यहाँ खड़े हैं, मान लीजिए अभी आप यहाँ खड़े हैं और नानी का घर यहाँ है, ठीक। आपने जब ये यात्रा आरंभ की तब आप इस पॉइंट पे थे, यात्रा ख़त्म हुई तो आप इस पॉइंट पे थे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की बिल्कुल सीधी दूरी, कैसी दूरी? बिल्कुल सीधी दूरी, वो बतानी है। तो वो होता है विस्थापन, कि आपने यात्रा शुरू करी, उसके बाद आप यात्रा ख़त्म करने के बाद आप जिस पॉइंट पे रुके, उनके बीच की बिल्कुल सीधी दूरी,
ये नहीं कि आप सड़कें जोड़ने बैठ गए ना, बिल्कुल सीधी दूरी, वो होती है विस्थापन। जैसे आप अपने घर से निकले, ठीक है, आपसे हमने कहा आप 1 घंटे की यात्रा करिए, ठीक है, आप अपने घर से निकले, आप 1 घंटे तक घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, आप किसी अपने फ्रेंड के घर रुक गए, 1 घंटा ख़त्म हुआ, 1 घंटे बाद आप कहाँ थे? अपनी फ्रेंड के घर पे थे, ठीक। आपने सब दुनिया काउंट की, सड़कें काउंट कर ली, जोड़ दिया, हम बता दिया हमने इतनी दूरी चली। लेकिन मान लीजिए आप उसी 1 घंटे में लौट के अपने घर वापस आ गए। यात्रा कहाँ से शुरू की? अपने घर से। लौट के कहाँ आ गए? अपने घर पे। थे कहाँ? घर। हैं कहाँ? घर। क्या कहीं गए? नहीं गए। वो होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। यानी प्रारंभिक बिंदु से लेके अंतिम बिंदु के बीच की बिल्कुल सीधी दूरी जो होती है वो कहलाती है विस्थापन। और दूरी क्या होती है? आपने यात्रा कितनी दूरी तय करी, एक पॉइंट से लेके आप कहीं भी गए, वो सब टोटल मार लो, वो होती है दूरी, ठीक है। देखो, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई सरल रेखीय व न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। इसमें क्या था? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, जितना आप चले हो सब टोटल मार दो, वो दूरी कहलाती है। और इसमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जो सरल रेखीय गति में न्यूनतम दूरी मापी गई है उसे विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और, जो दूरी है उसका एसआई मात्रक यानी स्टैंडर्ड मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। एक मिनट। तो किसी वस्तु सॉरी जो है दूरी का एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है, यानी दूरी को आप मीटर में मापते हो और उसकी राशि की वो कैसी राशि है? वो एक अदिश राशि है। और विस्थापन कैसा है? उसका भी एसआई मात्रक मीटर है और वो कैसी राशि है? वो एक सदिश राशि है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। यह किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई के बराबर होती है। यह किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई के बराबर होती है और यह प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के सरल रेखीय दूरी के बराबर होती है। यह वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर करती है, वस्तु की आकृति पर निर्भर नहीं करती है। इसका मान विस्थापन के परिमाण के बराबर अथवा उससे बड़ा होता है। इसका परिमाण दूरी के बराबर व उससे छोटा होता है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु का विस्थापन शून्य होने पर भी उसके द्वारा चली गई दूरी शून्य हो। नहीं, विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। और यह सदैव दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है और विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है एक समान गति। तो आप क्या करोगे? आप टॉपिक डालोगे एक समान गति, उसमें लिखोगे यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तब वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर से कहीं पे टूर पे जा रहे हो और आप चाहे कार से जा रहे हो, चले मान लीजिए आप कार से जा रहे हो, आप कार को एक ही स्पीड पे चला रहे हो, यानी आपने तय कर लिया कि आपको 40 की स्पीड पे ही कार चलानी है। तो आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट तो आप डायरेक्ट 40 पे नहीं करोगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आपने 40 की स्पीड पकड़ ली तो आप कंटिन्यू 40 की स्पीड में ही रहे। आपने 50 नहीं करी कि 50 कर ली, 60 कर ली, 30 कर ली, नहीं, आप 40 की स्पीड पे ही रास्ता तय कर रहे थे। तो वो होती है आपकी एक समान गति, ठीक है, समय अंतर करने के बाद, यानी अलग अलग समय पर भी। अब असमान गति क्या होती है? आप हेडिंग डालोगे असमान गति। तो असमान गति होती है यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भी भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, चाहे समांतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए आप अपने कार से जा रहे थे कहीं घूमने के लिए, आपने अपनी स्पीड बार बार फ्लक्चुएट कर रहे थे, बार बार चेंज कर रहे थे। जैसे पहले आप 40 की स्पीड पे जा रहे थे, फिर आपने 50 की स्पीड ले ली, फिर आप 60 पे, फिर 80 पे, फिर हल्की कर ली, फिर तेज कर ली। तो ये होती है असमान गति, ठीक है।
अगला आपका है चाल। तो आप हेडिंग डालोगे, या तो आप क्वेश्चन बना लो कि वस्तु की चाल किसे कहते हैं या चाल किसे कहते हैं समझाइए, या उसका सूत्र लिखिए। ठीक है। किसी वस्तु के द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। यानी मान लीजिए आपने 1 घंटे में जितनी दूरी तय करी वो आपकी चाल कहलाएगी। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं, चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। ठीक है। और दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस, और टाइम, समय को क्या बोलते हैं, टाइम। यानी एस इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। चाल बराबर दूरी बटे समय। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है। अगला है आपका औसत चाल। अगला है आपका औसत चाल। तो आप हेडिंग डालोगे औसत चाल को परिभाषित कीजिए, या औसत चाल से आप क्या समझते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, कितनी दूरी, कुल दूरी, और उसे तय करने में लगे कुल समय। किसे समय, कुल समय। चाल जो हमने कहा वो आपने एकांक समय में जितनी दूरी तय करी उसके अनुपात को। जैसे मान लीजिए आपसे हम कहें कि 1 घंटे में आपने जितनी दूरी तय करी, यात्रा पूरी हुई या नहीं हुई उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने 5 मिनट में 10 मीटर चले, तो 10/5 वो आपकी चाल हो गई। यहाँ पे औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी, यानी यात्रा आपकी कंप्लीट हो चुकी और लगे कुल समय, जितने घंटे में यात्रा पूरी हुई, उसके अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय जितना उसे लगा। अब आपका है वेग, वस्तु का वेग। देखिए इसमें क्या लिखा है, किसी गतिमान वस्तु की चाल द्वारा किसी निश्चित समय में वस्तु द्वारा तय की जा सकती है, दूरी तय की जा सकती है। यानी कोई वस्तु अगर गतिमान है, ठीक है, उसकी चाल द्वारा एक निश्चित समय में जितनी भी दूरी तय कर सकते हो आप। जैसे अगर जिस भी आपकी जो कार है वो स्पीड में है, ठीक है, आपसे कहा जाए आप उस स्पीड में 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकते हो। ठीक है। परंतु वस्तु की स्थिति का समय के साथ सही सही पता लगाने के लिए हमें उसके द्वारा तय की गई दूरी के साथ साथ यह दिशा भी ज्ञात होनी चाहिए कि वस्तु जिस दिशा में गतिमान है। इन दोनों के विषय में बताने वाली राशि को वेग कहते हैं। देखिए इसमें ध्यान से सुनिए, आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कोई वस्तु गतिमान है, ठीक है, उसके द्वारा एक निश्चित समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि उसने कितनी दूरी तय करी। ठीक है। लेकिन उसकी स्थिति का समय के साथ अगर हम सही सही पता लगा करें तो हमें उसकी दिशा भी पता होनी चाहिए कि वो किस दिशा में जा रही है। जैसे ट्रेन जब जाती है तो ट्रेन का जो स्टेशन प्लेटफॉर्म होता है, या जहाँ पे मेन ट्रेन का क्या बोल सकते हैं उसे, जहाँ पे पूरा ऑफिस, जहाँ ट्रेन पूरी कहाँ पता चलता है कि कहाँ पहुँची है कहाँ नहीं पहुँची है, वो उसका पूरा ऑफिस होता है, वहाँ से चेक होता है। तो वहाँ से उन्हें पता होता है कि ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे अगर आपको बरेली जाना है तो आपको पता है आपको इधर जाना है कि उधर जाना है, किस दिशा में जाना है, पूर्व में जाना है कि पश्चिम में जाना है। ठीक है। उस चीज़ के हिसाब से तो हम निश्चित समय में वस्तु की दूरी तो ज्ञात कर सकते हैं कि उसने कितनी दूरी तय करी, लेकिन उसकी स्थिति का सही सही पता लगाने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, हमें दिशा भी पता होनी चाहिए। इन दोनों के बारे में बताने वाली राशि को ही क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। जो समय, दूरी और दिशा, जो दूरी और दिशा दोनों के बारे में बताए। अब देखिए वेग किसे कहते हैं। देखिए किसी वस्तु द्वारा दी गई दिशा में यानी जो दिशा आपसे कही जाए उसमें एकांक समय में जो दूरी तय की गई उसे वस्तु का वेग कहते हैं। किस आप हेडिंग डालेंगे वेग किसे कहते हैं, वेग का मात्रक बताइए। तो फिर किसी वस्तु के द्वारा दी गई दिशा में प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अगला है आपका चाल और वेग में अंतर।
चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। चाल क्या होती है? एकांक समय में पिंड यानी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी को उसकी चाल कहते हैं, और इसमें विस्थापन को वेग कहते हैं। यदि किसी पिंड का वेग बदलता है तो आवश्यक नहीं है कि उसकी चाल भी बदलेगी। यदि किसी वस्तु की चाल बदलती है तो ये आवश्यक है कि उसका वेग बदल जाएगा। यानी वेग बदलेगा तो ज़रूरी नहीं है कि चाल भी बदले, लेकिन अगर चाल बदलेगी तो ये कंपलसरी है कि वेग भी बदलेगा। चाल सदैव धनात्मक होती है, वेग ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य हो सकता है। दिए गए समय में पिंड द्वारा औसत वेग शून्य होने पर आवश्यक नहीं है कि चाल भी शून्य हो, लेकिन चाल शून्य होने पर यह आवश्यक है कि वेग भी शून्य होगा। ठीक है, अब आप पढ़े हेडिंग डालेंगे कि त्वरण किसे कहते हैं। क्या हेडिंग डालेंगे? त्वरण। त्वरण, त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आप इसे अगर दूसरी भाषा में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो सिर्फ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ लिखो न लिखो उसे डिफरेंस नहीं पता, आप लिख सकते हो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम प्रदर्शित करते हैं ए से, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया त्वरण को किससे बोलते हैं? एक्सेलरेशन, ACCLERATION, इसलिए हम उसे ए से प्रदर्शित करते हैं। और त्वरण का मात्रक, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, ए का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी कितने समय में वेग कितना परिवर्तित हुआ। ठीक है, और इसमें आप जो लिखेंगे पूरा आपको नोट नहीं करना है। आप जो है हेडिंग डालेंगे त्वरण किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे डायरेक्ट किसी वस्तु के समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। उसके बाद आप लिखोगे त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप ऐसे मत लिखना, आप लिखना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप ऐसे लिखना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये घात -2 करके मत लिखा करो, ये एक सदिश राशि है, क्योंकि आप इसे पढ़ोगे भी सही कि मीटर सेकंड घात -2 या मीटर सेकंड -2, तो ये कुछ नहीं होता, ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। अब इसमें आगे पढ़ते हैं। इसमें है यदि वस्तु के त्वरण की दिशा वेग की दिशा में है, त्वरण की दिशा वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। यदि त्वरण की दिशा वेग की दिशा के विपरीत है तो इसे ऋणात्मक त्वरण कहेंगे या फिर मंदन कहेंगे। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हो तो स्पीड में लेते हो तो वो क्या हो रहा है? वेग बढ़ रहा है, गति अगर आप चेंज कर रहे हो अपनी चाल को तो ठीक है, तो वो धनात्मक होगा। लेकिन अभी आप 40 की स्पीड पे थे, आपने एकदम से ब्रेक लगा दिया, वो 0 की स्पीड पे आकर रुक गई, यानी आपकी कार रुक गई, तो ये हो गया मंदन या फिर ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, इसके बाद ये है पाठ का सारांश कि आपने जो जो पढ़ा वो क्या क्या है। तो आप इसको एक बार देखिए। विराम अवस्था क्या होती है, गति की अवस्था क्या होती है, दूरी क्या है, चाल क्या है, विस्थापन क्या है, एक समान चाल क्या है, असमान चाल क्या है, औसत चाल क्या है, वेग क्या है, औसत वेग क्या है, त्वरण क्या है, एक समान त्वरण क्या है, मंदन क्या है। एक चीज़ और, गति के समीकरण। क्या चीज़? गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण होते हैं, ये तीनों मैंने आपको अभी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि एक तो होता है कि गति के 3 समीकरण को सिर्फ लिखो, आप इसमें याद कर लोगे। आपको क्या ये पता है वी किसे कहते हैं, यू किसे कहते हैं, ए किसे कहते हैं, टी किसे कहते हैं? नहीं पता, तो उसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और, इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल हैं वो आपकी जब क्लासेस शुरू होंगी स्कूल में उसमें ही आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना अगर मैं सब कराने बैठ जाऊँगी अभी तो फिर चैप्टर 1 पे ही अटके रह जाएंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा, गति के समीकरण सिर्फ लिखने को नहीं आते कि आपने गति के कितने समीकरण हैं उन तीनों को लिखो, उसकी स्थापना करने को आती है कि गति का पहला समीकरण अगर ये है कि v = u + at, तो ये कैसे आया,
सेकंड समीकरण अगर ये है तो ये कैसे आया, थर्ड समीकरण अगर ये है तो ये कैसे आया, ये पूरा डेरिवेशन यानी उसकी स्थापना की जाएगी। तो वो नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, अभी आप अगर करना चाहो तो सिर्फ इतना कर लेना कि गति के 3 समीकरण होते हैं, कौन से, ये 3। या नहीं करो तो मत करना, क्योंकि गति के 3 समीकरण होते हैं, ये होते हैं, लेकिन इसमें यू को क्या कहोगे, वी को क्या कहोगे, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, फिर एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। इसके बाद आपका चैप्टर 1 में जो रह जाता है गति में, वो आपका सिर्फ रह जाता है एक तो ये 3 गति के समीकरण की स्थापना करना, और एक न्यूमेरिक। गति के समीकरण की स्थापना मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखो, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा पूरा। तो अच्छे से इसको रिवाइंड करके अच्छे से पढ़िएगा, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो बता दीजिएगा, मैं दोबारा आपको समझा दूंगी पूरा। बाकी आपके पास अगर बुक हो तो उसमें से आप एक बार ट्राई करिएगा समझने का, क्योंकि बुक में से अगर आप पढ़ोगे तो और आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। वैसे वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, तो फिर भी अगर नहीं आया हो समझ में तो बता देना, उसको फिर से समझा देंगे। ठीक है, और वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनना, क्योंकि जब हम एक चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो वो हमें अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।